Lord, most gracious, most merciful. We are learning modal auxiliary verbs. Earlier we could know how to use may, might, can, could in our conversation. Today I have selected 3 more modal auxiliary verbs which are commonly used in our conversation. They are should, must, and ought to. These are the verbs that we are going to learn today. Let's get started. Should is the first modal auxiliary verb today that we are going to explain it. कैसे इसका इस्तेमाल किया जाएगा, हम एक एक पॉइंट इसके बारे में समझते हैं. शुड को आमतौर से चाहिए के लिए इस्तेमाल होता है. जब चाहिए जैसा वर्ड आपको हिंदी में आए तो उसके लिए अक्सर इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ चाहिए के लिए शुड को यूज़ करें. तो पहली चीज़, पहला पॉइंट जिसमें शुड का इस्तेमाल होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब सेंटेंस को बदलते हैं और आई के साथ में पास्ट में हम शैल ले आना चाहते हैं तो उसमें पास्ट में शैल नहीं शुड आएगा. जैसे आई सेड आई शैल गो टू स्कूल, आई सेड दैट आई शुड गो टू स्कूल. ऑब्जर्व द सेंटेंस हियर गिवन. पास्ट में अगर शैल को हम यूज करें तो वो शुड होगा, शैल नहीं होगा. आई सेड दैट आई शुड प्ले हॉकी. अब यहां पे आई सेड मैंने कहा कि मैं हॉकी खेलूंगा, मैं हॉकी खेलूंगा उसने कहा. अब ये उसने जो कहा तो ये पास्ट की बात हो गई, और जब पास्ट में है तो शैल नहीं आएगा. हिंदी में तो हम कह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में शुड का यूज़ करेंगे. उसने कहा हम खेलेंगे, इसको इंग्लिश में जब कहेंगे तो शैल फ्यूचर नहीं बल्कि उसकी जगह शुड का हम यूज़ करेंगे, तब सेंटेंस करेक्ट होगा. तो इस तरह से शुड का इस्तेमाल इनडायरेक्ट स्पीच में हम करते हैं पास्ट के लिए. अगला सेंटेंस इसी में, आई टोल्ड हिम दैट आई शुड हेल्प हिम. मैंने उससे कहा कि मैं उसकी मदद करूंगा, मैं उसकी मदद करूंगा, मैंने ये कहा. जब कहा तो कहा, कहता हूं, कहूंगा, और कहा पास्ट हो गया. जब पास्ट हो गया तो यहां शैल नहीं आएगा, शुड को यूज करेंगे. हालांकि हिंदी में इसको हम जब बोलते हैं तो कहेंगे मैंने कहा कि मैं उसकी मदद करूंगा, लेकिन इंग्लिश में करूंगा नहीं होगा, बल्कि शुड का यूज किया जाएगा, शैल का नहीं. दूसरा, जब एडवाइस या सजेशन देना होता है तब शुड का आमतौर से इस्तेमाल किया जाता है. यहाँ पे चाहिए वाला सेंस इसमें आता है जब हम इसको यूज करते हैं. जैसे यू शुड नॉट वर्क, यू आर इल. यू शुड नॉट वॉक, यू आर इल. तुम्हें टहलना नहीं चाहिए, तुम बीमार हो. द स्टूडेंट शुड यूज अनफेयर, शुड नॉट यूज अनफेयर मीन्स इन एग्जामिनेशन. The students should not use. छात्रों को अनफेयर मीन्स यानी नाजायज़ तरीके की चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इम्तिहान में. तो यहाँ पे ये एक सुझाव दिया जा रहा है कि ऐसा करना गलत है. तो यहाँ ऑब्लिगेशन की बात हो रही है. अगला जिसमें हम इसको शुड को यूज़ करेंगे, टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन और ड्यूटी. ड्यूटी ऑब्लिगेशन को बताने के लिए हम शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए सेंटेंसेस हैं, वी शुड ओबे आवर टीचर्स. हमें अपने टीचर्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनकी बात को मानना चाहिए. द रिच शुड हेल्प द पुअर. अमीरों को गरीबों की मदद करना चाहिए. तो ये एक ऑब्लिगेशन यानी जिम्मेदारी बताई जा रही है, किसी का कर्तव्य बताया जा रहा है. तो इस तरह से हम शुड का यूज़ कर सकते हैं ऑब्लिगेशन या ड्यूटी बताने के लिए. चौथा पॉइंट है जिसमें हम शुड का इस्तेमाल करते हैं, ये कंडीशनल सेंटेंस जब होते हैं तो कंडीशनल सेंटेंस में हम शुड से सेंटेंस बना सकते हैं और अक्सर बनाते भी हैं. इसमें इफ़ का यूज़ नहीं किया गया है, शुड को डायरेक्ट यूज़ किया है जो इफ़ का सेंस लेकर के आता है. शुड यू वर्क, यू मे स्टैंड फर्स्ट इन क्लास. अगर तुम मेहनत करो, अगर तुम काम करो यानी कि परिश्रम करो तो तुम क्लास में प्रथम आ सकते हो. शुड इट रेन टुडे आई शैल नॉट गो टू स्कूल. अगर आज बारिश हो जाए
तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो इस तरह से कंडीशनल सेंटेंस में हम शुड का यूज करते हैं। यहाँ पे शुड को आपने देखा कि किनारे हमने रख लिया है तो क्वेश्चन नहीं बना रहा, बल्कि अगर का जो सेंस होता है हिंदी में उसको लेकर के आता है। अगर आज बारिश होगी तो हम स्कूल नहीं जाएंगे। फिर पर्पस के लिए लेस्ट के साथ में हम शुड को यूज करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सेंटेंस को आप देखेंगे, हरी अप लेस्ट द ट्रेन शुड लीव, जल्दी करो कहीं ऐसा ना हो ट्रेन छूट जाए। तो शुड को यहाँ पे ले आया है साथ में लेस्ट के। लेस्ट जब एक कंजंक्शन है वो आ जाए तो हम शुड का यूज करते हैं। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन एग्जाम, कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो कि इम्तहान में फेल हो जाओ। तो ये सेंटेंस है, इसके बेस पर आप अपने सेंटेंस बना सकते हैं और ये इसके लिए हैबिचुअल और आदि हो सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप आसानी से फिर अपनी बोलचाल की भाषा में कर सकते हैं। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, संभल के चलो कहीं गिर ना जाओ। तो इस तरह से शुड का यूज हमने देख लिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब विच इज मस्ट। मस्ट को भी आपने देखा बहुत बार इस्तेमाल किया जाता है, आम तौर से इसको यूज करते हैं बोलचाल की भाषा में और लिखने में भी। तो मस्ट को किस किस सिचुएशन में हम यूज करेंगे, कौन से मोड ऑफ एक्शन बताने के लिए मस्ट को यूज करेंगे। नाउ लेट्स गो अहेड टू अंडरस्टैंड इट। पॉइंट 1, सर्टेन ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी बताने के लिए, जहां बहुत जरूरी किसी की जिम्मेदारी हो, जहां एकदम सर्टेन कोई चीज हो जाए, जहां आपकी एकदम सर्टेन ऑब्लिगेशन हो जाए, जरूरी जिम्मेदारी हो जाए, ऐसी कंडीशन में मस्ट को यूज करते हैं। सेंटेंस को ऑब्जर्व करेंगे, यू मस्ट स्टडी डेली, तुम्हें जरूर रोज पढ़ना चाहिए, यानी तुम्हें अवश्य रोज पढ़ना चाहिए। ही मस्ट हेल्प हिज ब्रदर, उसको अपने भाई की अवश्य मदद करना चाहिए। तो इस तरह से मस्ट सर्टेन ऑब्लिगेशन को बताने के लिए यहाँ यूज किया गया है। दूसरा देखेंगे, जब किसी चीज को आप एज्यूम करें, इमेजिन करें और गेस करें, तो गेस वर्क में भी हम मस्ट को यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, ही हैज बॉट अ बिग कार, ही मस्ट बी रिच। ही हैज बॉट अ बिग कार, उसने एक बड़ी कार खरीदी है, वो जरूर अमीर होगा। तो यहां अमीर होना चाहिए नहीं, बल्कि आप यूं कहें कि वो जरूर अमीर होगा, तो ये सेंस आपको हिंदी में फिट होता है। इंग्लिश में इस तरह यूज करेंगे, ही हैज बॉट अ बिग कार, ही मस्ट बी रिच, यानी जरूर उसके पास पैसा है तभी इतनी बड़ी गाड़ी उसने खरीदी है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही मस्ट बी 30 नाउ, वो 30 का होगा। अब वो 30 का होगा यानी अवश्य 30 साल की उम्र उसकी हो चुकी होगी, क्योंकि देखने में ऐसा लगता है, एक्सप्रेशन से, फेशियल जो फिजिकल एक्सप्रेशन है उससे पता चलता है कि वो इतना उम्र का हो चुका होगा। तो ऐसे में मस्ट को हम यूज करके जब कोई चीज गेस या इमेजिन करते हैं, एज्यूम करते हैं, तो असम्पशन के लिए यहां पर मस्ट को यूज कर रहे हैं। प्रोहिबिशन, जब किसी चीज को रोका जाए, बहुत जरूरी उसको मना किया जाए, तो मना करने के लिए प्रोहिबिशन के लिए मस्ट को यूज करते हैं। सेंटेंस को ऑब्जर्व करेंगे, ही मस्ट नॉट स्कोल्ड योर पेरेंट्स, तुम्हें अवश्य अपने पेरेंट्स को डांटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे सर्टेन ऑब्लिगेशन को बताने के लिए मस्ट नॉट को यूज करेंगे। मस्ट के साथ में नॉट को ले आएंगे तो ये निगेटिव सेंटेंस बनेगा और ये प्रोहिबिशन हो जाएगा। नॉट नहीं होगा तो प्रोहिबिशन नहीं हो सकता है, नॉट को ले आना ही पड़ेगा प्रोहिबिशन के लिए, किसी चीज को मना करने के लिए जरूरी तौर पे। अगला सेंटेंस है, ही मस्ट नॉट बंक द क्लास डेली, उसको रोजाना क्लास को बंक नहीं करना चाहिए, छोड़ के भागना नहीं चाहिए बिना बताए हुए। ऑट टू का अब यूज देखते हैं यहाँ पे। अगला मॉडल ऑक्सिलरी हमारा जो है ये ऑट टू है। ऑट अकेले नहीं आता है, ऑट के साथ में टू लगा रहता है, उसके बाद वर्ब को हम यूज करते हैं ऑट टू के साथ में। सेंटेंस को देखेंगे किसके लिए हम यूज करते हैं। आमतौर से मॉरल ऑब्लिगेशन होता है, जो अखलाकी जिम्मेदारी होती है, नैतिक कर्तव्य जो होता है, उसके लिए ऑट टू को यूज किया जाता है। ऑट टू को हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे देखेंगे। यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स की आज्ञा मानना चाहिए। He ought to respect his elders, उसे अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो ought to
मॉरल ऑब्लिगेशन बताता है, यानी नैतिक जिम्मेदारी बताता है। नैतिक जिम्मेदारी बताने के लिए हम ought to को यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया हुआ है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पास्ट ऑब्लिगेशन। पास्ट की कोई ऑब्लिगेशन होती है, पास्ट का कोई कर्तव्य होता है, यानी पास्ट में कोई काम जिसे करना चाहिए था उसको बताने के लिए, यानी पास्ट की जिम्मेदारी का बोध कराने के लिए, उसको जताने के लिए हम ought to के साथ में have और थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। सेंटेंस को ऑब्जर्व करेंगे। You ought to have fed the beggar। तुम्हें भिखारी को खिला देना चाहिए था। भिखारी को खाना खिला देना चाहिए था, यानी कि वो भूखा था और गरीब था, तो ये तुम्हें करना चाहिए था। अगला सेंटेंस है You ought to have gone to school। तुम्हें स्कूल चले जाना चाहिए था, यानी अवश्य स्कूल जाना चाहिए था। ये पास्ट में ऐसा करना था, आपने किया नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जब कोई सर्टेन ऑब्लिगेशन हो या कर्तव्य का बोध करना, आपको एक्सप्रेस करना, बताना हो, जताना हो किसी को कि आपको ऐसा काम करना चाहिए था, आपने किया नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में ought to have और थर्ड फॉर्म को यूज करके सेंटेंस बनाएंगे। You ought to have gone to your service place। तो मैं अपने काम की जगह पे पहुंचना चाहिए था, जाना चाहिए था। Okay, come to the next point, and this is the last point in ought to, belief based on study। जब कोई ज्ञान के तौर पे किसी के बारे में आपको विश्वास हो, यकीन हो, तो ऐसी कंडीशन में आप ought to को यूज कर सकते हैं। जैसे कोई किसी काम में, किसी पढ़ाई में बहुत माहिर है, तो आप उसमें आप एज्यूम कर सकते हैं कि वो क्या है। अगर किसी ने पीएचडी किसी सब्जेक्ट में कर रखा है तो ज़रूर वो माहिर होगा उसका, तो ऐसे में ought to को यूज़ करेंगे। सेंटेंस देखेंगे। He has done PG in maths। उसने मैथ में पोस्ट ग्रेजुएशन, PG यानी पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। He ought to be expert in mathematics। वो मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट होगा। इस तरह से ये सेंटेंस। He has been teaching in the school for long time। He must be a good teacher। वो स्कूल में बहुत दिनों से पढ़ा रहा है, वो ज़रूर एक अच्छा टीचर होगा। इस तरह से आपने सीख लिया 3 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में, जिसमें शुड, मस्ट और ought to शामिल थे। ये 3 वर्ब्स को आप सेपरेटली इसको अच्छी तरह से समझ लें, उसके बाद फिर इस पर प्रैक्टिस भी करेंगे। हम बाद में वीडियो ले आएंगे जो प्रैक्टिस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की प्रैक्टिस पे बेस्ड होगा, तो उसमें भी आप सीखेंगे। आप खुद के सेंटेंसेस, इन्हीं सेंटेंसेस जो हमने बताए हैं, इन्हीं को बेस बना करके अपने सेंटेंस ढेर सारे बनाएं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। एंड यू नो वेल दैट without practice you can't understand anything well, and you will not be habitual of making your own sentences in English using these model auxiliary verbs. That's why I always ask you to practice and practice to make yourself master in your English conversation. I think that you have enjoyed this session well, and don't forget to share and subscribe the channel. Share it to your friends and relatives, those who are learning English, who are aspiring to improve their conversational skill. And at last I'm going to depart with you and meet you in the next video. Thank you for watching.